हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय यादव जीएस पर। हम अपनी पॉलिटी सीरीज जो थी पीवाई क्यूज़ की उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम 2015 के पीवाई क्यूज़ करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो 2015 में आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ठीक है? सेकेंड स्टेटमेंट इज द प्रोविजंस कंटेंट इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये भी सही है, ठीक है? तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो हमारा डीपीएसपी होता है वो पार्ट 4 के अंदर होता है, ठीक है? फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी जो डीपीएसपी होते हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह एक्ट करते हैं गवर्नमेंट के लिए। जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो वो डीपीएसपी को ही फॉलो करके बनाती है। सो इट एक्ट एज एन गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। ओके, सो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हैं और दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। कोर्ट भी इनको एनफोर्स नहीं कर सकती। जैसे फंडामेंटल राइट्स को जब हमारे वायलेट होते हैं तो हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर हमारा कोई भी प्रोविजन अगर डीपीएसपी का वायलेट होता है तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राज्यसभा हैज नो पावर either टू रिजेक्ट और अमेंड a money bill, ठीक है? द सेकंड स्टेटमेंट इज द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है? द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? तो द थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक है? द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। राज्यसभा कैन डिस्कस, ये डिस्कस करने में बुराई थोड़ी है, डिस्कस तो कर ही सकते हैं। सो स्टेटमेंट गलत है। राज्यसभा में डिस्कशन तो हो ही सकता है ना किसी भी टॉपिक पे कि भाई ये जो फाइनल स्टेटमेंट आई है, जो बजट आया है वो सही है नहीं है, उसमें क्या कमियां हैं, ठीक है? तो जो पहला स्टेटमेंट है, द राज्यसभा हैज़ नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। हाँ, ये सही है। पावर नहीं है राज्यसभा पर। इट कैन ओनली गिव रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस दे सकती है सिर्फ राज्यसभा, ठीक है? स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव राइट है डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर द लोकसभा। सिर्फ लोकसभा ही वोटिंग कर सकती है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, ना कि राज्यसभा, ठीक है? तो ये भी सही है। इसका आंसर होगा ओनली 1 and 2। सो विल डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैज टू बी पास्ड बाय, ठीक है? जब हम बिल को किसी भी बिल को पास करने की बात करते हैं तो डिफरेंट मेजोरिटीज़ की बात आती है। सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ऐसे बहुत सारी मेजोरिटीज़ की बात होती है। उनको हम किसी दिन जब हम टॉपिक करेंगे मेजोरिटीज़ का, उस दिन हम कवर करेंगे कौन कौन सी मेजोरिटी, सिंपल या टू थर्ड मेजोरिटी, ठीक है? ये सब के बारे में बात करेंगे। जब जॉइंट सेटिंग की बात आती है तो जॉइंट सेटिंग कब कब होती है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पर जब भी जॉइंट सेटिंग होती है, जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं, ठीक है? तो सिंपल मेजोरिटी में डिसाइड होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और मेंबर जो प्रेजेंट और वोट होते हैं उसी में होता है। और मोस्टली लोकसभा इसको एम्पावर कर जाता है क्योंकि लोकसभा में सीट्स ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू राज्यसभा, ठीक है? 543 लोकसभा में सीट्स होती हैं एज कम्पेयर टू 245 जो राज्यसभा में होती हैं। तो इस रेस को ज़्यादातर लोकसभा अपने फेवर में ले जाता है बाय वोटिंग, ठीक है? तो सिंपल मेजोरिटी होती है इसमें जब वोटिंग होती है, ठीक है? जब भी जॉइंट सेटिंग की बात आए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप? इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इस टॉपिक में से। हमने कल बताया था कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर, अंडर आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? क्यों होती है? क्योंकि हमारे डिफेंस का हेड भी जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन जितने भी लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के उस पर बिहाफ पे लिए जाते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। नो, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता सिविल सर्विसेज बोर्ड के लिए। इसके लिए होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। सिविल सर्विसेज बोर्ड का जो हेड होता है या चेयरपर्सन बोलते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? इसके दोनों स्टेटमेंट गलत है, नाइदर वन नॉट टू।
The provisions in the fifth schedule and sixth schedule of the Constitution are made in order to protect the interest of scheduled tribes, determine the boundaries between states, determine the power, authorities, and responsibility of पंचायत, protect the interest of all border states. हमने कल भी डिस्कस किया था, कल आया था कि भाई आर्टिकल, हमने बहुत सारे शेड्यूल्स पढ़े थे कल भी, कल के पेपर जब हमने डिस्कस किया था 2014 का, तो उसमें भी शेड्यूल्स की बात आई थी। तो शेड्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो जब हम शेड्यूल्स का टॉपिक कवर करेंगे जिसमें सारे शेड्यूल की बात होगी, जितने 12 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सब की बात करेंगे। तो इसका आंसर जब फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल की बात आती है, तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल डिस्कस करते हैं हमारे शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। इसका आंसर ही सही है। विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget that is presented in the parliament. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है रिस्पॉन्सिबल। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये सही है कि कोई भी अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदाउट द पार्लियामेंट ऑथराइजेशन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 फॉर्म होता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, ऑल द डिसबर्समेंट्स मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। नहीं, अंडर आर्टिकल 266 ही होता है, बट इसके लिए एग्जीक्यूटिव एक्शन ही काफ़ी होता है। एग्जीक्यूटिव एक्शन, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से इसमें से फंड निकाला जा सकता है। सो पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। पार्लियामेंट अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट टू ओनली करेक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा सेक्रेटरीट है, या सुप्रीम कोर्ट है? देखो, अगर कस्टोडियन की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कस्टोडियन है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कस्टोडियन? बिकॉज इट इज़ अ फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फाइनल अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, वो सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। सो इस वजह से कस्टोडियन है, और यही फंडामेंटल राइट्स के लोगों की प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए भी ये कस्टोडियन है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट को इंश्योर कराता है कि वो एक लीगल बाउंड्रीज के अंदर ही काम करे। तो सुप्रीम कोर्ट ही कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही है। The Legislative Council of the state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the legislative of a particular state legislative assembly. नहीं, हमेशा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, वो 1/3 हो सकती है या उससे लेस होती है ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, लेजिस्लेटिव ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। पर्टिकुलर स्टेट मतलब 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1/3 तक हो सकती है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली मान लीजिए 90 सीट्स हैं, ठीक है, 90 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी होंगी? 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 30 तो हो सकती हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगी 30 सीट्स, जो 1/3 होगा उसका, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, दे चूज देयर चेयरपर्सन एज वेल, दे चूज देयर
पर्सन, ठीक है, ना कि गवर्नर चूज करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, neither one nor two, करेक्ट पूछा ना, तो neither one nor two. Next question is to uphold and protect the sovereignty and unity or integrity of India. Sovereignty and unity and integrity of India is a provision made in the preamble. Preamble में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, डीपीएसपी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है. अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा है, ना ही फंडामेंटल राइट्स में लिखा है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51C के अंदर, ठीक है. 51A जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बाद डाला गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1976. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था इसको, ठीक है, बाय रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी. उसने बहुत सारी रिकमेंडेशन और भी दी थी जो इंक्लूड नहीं की गई थी. तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एट प्रेजेंट में, 11, ठीक है. गो थ्रू करेंगे अपन पे लेटेस्ट स्टेज पे, ठीक है. तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इनको बाद में, इस लेक्चर के बाद. द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग. तो जो पंचायती राज सिस्टम है उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पूछा अपन से, ठीक है. फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना. फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? पीपल पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट. इसीलिए तो पंचायती राज सिस्टम बनाया गया था कि ग्राउंड लेवल पे जो लोग रहते हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके. तो फर्स्ट इज करेक्ट. पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम में, ठीक है. तो ये गलत है. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं या फिर ग्राम पंचायत से उनको भी पावर दी जाए ताकि वो अपना काम खुद कर सके, ना कि हायर अथॉरिटीज़ पर डिपेंड हो. तो पंचायती राज सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन की तरह काम करता है कि उनको भी नीचे पावर दी जा सकती है, जैसे रेवेन्यू के लिए अपना रेवेन्यू खुद इकट्ठा कर सके, और छोटे जो काम होते हैं जो विलेज लेवल पे वो खुद कर सके. तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर है, ठीक है. और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं होगा. हाँ, रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर्स है पंचायत के पास, बट दिस इज नॉट देयर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव. ये ध्यान रखना, ठीक है. उनके पास पावर है बट इनका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये नहीं है इस पंचायती राज सिस्टम का. तो सेकंड ऑप्शन जिससे ये वैसे ही डिस्कनेक्ट हो गए, गलत हो गए, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है. ऑप्शन 1 एंड 3. द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स, ठीक है. वेलफेयर स्टेट की बात कौन करता है? डीपीएसपी बात करता है वेलफेयर स्टेट की, ठीक है. क्योंकि जो आर्टिकल अंडर आर्टिकल 36 to 51 है, जो डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट को क्या क्या फॉलो करना चाहिए ताकि पब्लिक का भला हो सके. तो इसको फॉलो में एज एन गाइडलाइन काम करते हैं जो डीपीएसपी है. तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को बनाती है, या कोई भी अमेंडमेंट लाती है वो इनको भी उसमें इंक्लूड करके ही बनाती है. तो वेलफेयर स्टेट की जहाँ भी बात आएगी वो डीपीएसपी के थ्रू ही होगा, ठीक है. ये पार्ट 4 में इधर जरूर ध्यान रखना, ठीक है. पार्ट 4 और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, ठीक है. पार्ट 3 में. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में? पार्ट 4A में, ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A में, ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द लोक सभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट इज पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा, ठीक है. तो इसका आंसर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा, ठीक है. देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इसका मतलब है ये, ठीक है. अगर हम आर्टिकल 75 पढ़ते हैं जिसमें मैंने मेंशन भी कर दिया आप सबके लिए
collective responsibility of the minister to the parliament in general and Lok Sabha in particular is the bedrock principle of the parliamentary system. ठीक है, समझ गए? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अपन लोकसभा में ला सकते हैं ताकि सरकार गिराई जा सके. अगर सरकार, किसी भी सरकार को ऐसा लगता है कि दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो अपोजिशन उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के उस गवर्नमेंट को डिसोल्व करा सकती है थ्रू अ प्रॉपर चैनल. ऐसे नहीं कि किसी को डिसोल्व करा दे, एक प्रॉपर चैनल होता है, उसके द्वारा लोकसभा को डिसोल्व कराया जा सकता है. तो इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली इन पर्टिकुलर. ठीक है, जनरल में तो दोनों को ही होता है वैसे जनरली तो, पर लोकसभा इन पर्टिकुलर चीज़ सही है. ठीक है, बिकॉज बेडरॉक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है. आर्टिकल 75 पढ़ेंगे तो. ये क्वेश्चन किस लिए आया था? क्योंकि 2014 तो सॉरी 2015 जनवरी में ही उस टाइप का करंट अफेयर्स का पार्ट है ये. ठीक है, क्योंकि 2015 जनवरी में ही नीति आयोग को बनाया गया था, रिप्लेस करके किसको? प्लानिंग कमीशन. पहले आपको पता होगा कि हर साल 5 ईयर प्लान्स आते थे गवर्नमेंट के, वो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, उन्हीं के थ्रू प्लानिंग की जाती थी गवर्नमेंट की. तो इसको रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया था. ठीक है, तो ईजी था ये तो. सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the 14th Finance Commission, which of the following statement is are correct? 14th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है क्योंकि उस टाइम ये न्यूज़ में था. ठीक है, अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 16th फाइनेंस कमीशन अभी न्यूज़ में. 16th फाइनेंस कमीशन, तो थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं पहले. इट इज़ एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हर 5 साल में बनाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट, फॉर्म्ड एवरी 5 years आफ्टर बाय द प्रेसिडेंट. इसका मेन काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस. टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टैक्सेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, सो अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन दे रहा है वो टाइम पीरियड के लिए दे रहा है. कौन सा टाइम पीरियड के लिए? 2026 टू 2031. ये 5 साल का पीरियड अभी जो काउंट होगा. और अभी चेयरपर्सन कौन है? 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर अरविंद पनागड़िया. तो ये ध्यान रखना. ठीक है, तो अभी जो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो प्रेसिडेंट को दे दी गई हैं 1 फेब को 2026 को. जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे दी है. ठीक है, और प्रेसिडेंट ने ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल कर दी है. ठीक है, 1 फेब को मतलब पार्लियामेंट में टेबल कर दिया प्रेसिडेंट ने इन रिपोर्ट्स को. ठीक है, सो अब इसमें जो क्वेश्चन था वो उस हिसाब पिछले जो 2015 के हिसाब से भी देख लेते हैं. इट हैज़ इंक्रीज द शेयर्स ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल यूजर पूल फ्रॉम 32% टू 42%. ये ट्रू है. ठीक है, अभी वैसे 41% हो गया है क्योंकि जिस टाइम J&K जब स्टेट में काउंट होता था, अभी यूनियन टेरिटरी हो गया तो उनका यूनियन टेरिटरी में शिफ्ट हो गया है, तो 1% और कम हो गया इस वजह से. ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट हैज़ मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स. नहीं, ये सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स की बात नहीं कर रहा था. ठीक है, सो इसका पहला ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट. ठीक है, सो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे पॉलिटी बेस्ड. अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है. ठीक है, बाकी अपनी सीरीज ऐसी कंटिन्यू चलेगी 2025 तक. थैंक यू, जय हिंद.